बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का, इसके कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हिस्ट्री का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। तो इसी के एग्जाम के लिए, कल के पेपर के लिए, ये हमारा पांचवा सैंपल पेपर होने वाले बच्चों। जी हाँ, इससे पहले टोटल मैंने आपको 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझा दिए हैं। ये हमारा पांचवा पेपर होने वाला है। दरअसल आप सभी बच्चों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी कल के पेपर से पहले आप एक पेपर और सॉल्व करवा दीजिए, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्रैक्टिस है, ये बहुत अच्छी हो जाए और कुछ न्यू क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे पीरियड एग्जाम में आ सकते हो, वो भी हमें पता चल जाए। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे ये हमारा पांचवा सैंपल पेपर हम लेके आए हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, वेल शुरू करते हैं हम। सेक्शन नंबर ए रहेगा हमारा सबसे पहला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। अब इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि एक जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सर जी निम्नलिखित जानकारी की सहायता से एक व्यक्ति की पहचान की, यानी कि ये जो कथन है, बेसिकली ये जो कहानी है, वो कौन कहता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की जितने भी पेचीदगियां हैं उनको समझ पाऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक ये कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। तो बेसिकली ये कौन कहता है कि आदिवासी के संबंध में ये जो वक्तव्य है, ये जो कहानी, वो कौन कहता है? जयपाल सिंह, गन्नू, अंबेडकर या फिर रंगा? तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे इस ऑप्शन के बारे में, तो कई बच्चों को लगेगा कि सर जी इसका राइट आंसर रंगा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदिवासी के समर्थक और आदिवासियों के बारे में कहानी इन्होंने कही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक चीज और, आप ये देखो आपके टोटल जो एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं, 21 है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जो लाइव में जुड़े हुए हैं लाइव में करेंगे, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे भी, जब सेक्शन ए खत्म हो जाएगा, कि सर जी हमारे 21 में से कितने मार्क्स आए, 21 आउट ऑफ इतने मार्क्स आए। ठीक है ना, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरी मेहनत रंग ला रही है और बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, वेल आंसर करेंगे, तो राइट आंसर है बच्चों इसका जयपाल सिंह। ठीक है, तो ये वक्तव्य कौन कहता है? जयपाल सिंह। अब सेकंड, मतलब इसी को इंग्लिश में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसको आप पढ़ेंगे, देन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका मिलान वाला। अब मिलान के संबंध में आप देख सकते हैं, एक तरफ दिया हुआ है शासक और एक तरफ है सिक्कों का विकास। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो गुप्त शासक कौन है? अच्छा एक चीज सबसे पहले आप ये देख लो, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें सबसे आसान कौन सा है? तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भैया कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और वे ऐसे सिक्के जो सोने के भव्य सिक्के थे, जिसमें उत्तम सोना था, वो किसने जारी किए थे भैया? वो किए थे गुप्त शासकों ने जारी किए थे। बस हमें आंसर मिल गया अपना। अब हमें देखना है कि इसमें पहले का बी हो और दूसरे का सी हो। यहाँ पे हम देख लेंगे पहले का बी और दूसरे का सी, ये देखो रहा बी वाला पार्ट हमको मिल गया। ठीक है, और बाकी की रही बात आगे की, तो यहाँ से हम देख लेंगे तीसरे का डी, यानी कि हिंद यूनानी शासक जो थे, इन्होंने कैसे सिक्के जारी किए थे सर जी? शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ में सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और फिर फोर्थ का ए है ही, योधे जो शासक थे, इन्होंने पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सिक्कों का विकास किया। देखो आपको करना ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग आपके एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ओपन ओपन करके रखना है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को पहले समझ पाओ, और थोड़ा सा आप हिंट भी लगाओगे ना, तो भी आप आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर को कर पाओगे। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आसान लगे मिलान के क्वेश्चन में, उसे आप चूज कर लो, और फिर उसी को जितने भी आपके ऑप्शन है उसमें ढूंढ लो। एक एक या दो रहेगा सेम, बाकी सब अलग ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहानी। अब आपको समझ में आ गया ना कि किसने कौन से सिक्के जारी किए। तो दोबारा आपको समझा देता हूँ बेसिकली किसने कौन से सिक्के जारी किए, क्योंकि ये एक एक मैथ्स में अलग से पूछा जा सकता है। तो भैया सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे, वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे, और ऐसे सिक्के जिसमें सोना अधिकतम मात्रा में था, भविष्य सोने के सिक्के थे, वो गुप्त शासकों ने। और ऐसे सिक्के जिन सिक्कों में शासकों की प्रतिमा थी और उनके नाम, उनका नाम भी था, ये सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने किए थे। और चौथे का ए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब यहीं पे इंग्लिश में इस तरीके से रहेगा सर जी कि रूलर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स। तो गुप्त रूलर्स ने इश्यूड द ग्रेटेस्ट गोल्ड कॉइन्स, एंड कुषाण रूलर्स फर्स्ट इश्यूड गोल्ड कॉइन्स, एंड इसका डी हो जाएगा।
एंड इसका जो है हमारा ए पार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे वैसे ऑप्शन लिखा नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। 13 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने। देखो आपका जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसी में दिया गया है कि सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे। ठीक है, जॉन मार्शल बिल्कुल भी नहीं, REM व्हीलर बिल्कुल भी नहीं, SN राव का तो संबंध ही नहीं है इससे। तो बचता कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। हालांकि 1924 में जॉन मार्शल थे, ठीक है, और उसके बाद में 1900 जहां तक मुझे याद है शायद 44 में REM व्हीलर रहे थे। ठीक है ना, जहां तक मुझे याद है। वैसे मैं इसको कंफर्म नहीं तो इसे हटा ही देते। ठीक है, हाँ, जॉन मार्शल 1924 में रहे थे, आप सभी को पता है, क्योंकि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे तभी इन्होंने सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आप हर एक चीज को अच्छे से समझ भी पाओ। ओके, तो कौन था भैया 1861 में? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पे भी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इन 1861 द बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखो आपका ना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन ये है कि पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है। देखेंगे सबसे पहला, ये जो पुरुष सूक्त था इसमें ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि जगत के सभी तत्व जिसमें 4 वर्ण शामिल हैं वे एक पुरुष के शरीर से उपजे थे। यानी कि ये जो 4 वर्ण बताते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये सभी बेसिकली किससे उपजे हैं? एक मनुष्य के शरीर से। और ब्राह्मण उस मनुष्य को बताते हैं आदि मानव। इनका कहना है कि आदि मानव के मुंह से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, आदि मानव की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, आदि मानव के जंघा से वैश्यों का जन्म हुआ है और आदि मानव के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो हम देखो वैसे तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि कौन सा होगा जब हमारे ये सभी ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि जब ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आपको ये केवल और केवल 3 पॉइंट लिखने हैं और आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वेल, ये छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा आएगा नहीं 3 मार्क्स में, लेकिन हाँ डबल 2 क्वेश्चन एक साथ करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको 2 नंबर तो ये आपको दिलाई देगा आसानी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस बात को आसान तरीके से। ओके बच्चों, चलिए अब इसी क्वेश्चन को जब आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्राह्मणिकल व्यू डिस्क्राइब्ड इन द पुरुष सूक्त। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 में दिया गया है कि निम्न के विकल्पों में से दी गई छवि को पहचानें। तो इस छवि को आप यहाँ पे देखोगे तो गांधी जी हैं, ठीक है, नंगे पैर बिना चप्पलों के, और यहाँ पे और भी कई सारे बुजुर्ग हैं और कुछ नेता टाइप में यहाँ पे जो कि इनके साथ में जा रहे हैं। और ये पीछे का यहाँ का जो व्यू है और ये जो व्यू है ये बेसिकली हमें दिखा रहा है कि समुद्र की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे हिंट मिल गया होगा इसके आंसर का कि बेसिकली ये जो छवि है वो क्या दर्शाती है? दांडी यात्रा को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, या फिर गांधी जी की अफ्रीका से वापसी को। कई बच्चों को पता है इसमें एक कंफ्यूजन होगी, एक दांडी यात्रा और एक अफ्रीका से वापसी, क्योंकि ये दो तो आउट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो किताब है उसमें जो चित्र दिया गया चैप्टर नंबर 13 में उसके अकॉर्डिंग ये जो है दांडी यात्रा है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर इसकी बेसिकली ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन 5 के स्थान पे कि लाहौर अधिवेशन के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहला दिया हुआ है कि सर जी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की, पहला गलत। फिर है कि यह दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल ठीक। तीसरा दिया हुआ है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, बिल्कुल ठीक। 26 फरवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बिल्कुल ठीक। तो हमारा कौन सा गलत है बच्चों कि इसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, कंप्लीटली समझ गए। अब देखो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, दैट इज दांडी मार्च। यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और फिर इंग्लिश में देखेंगे, विजुअली इंपैयर्ड बच्चों के लिए है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाहौर सेशन इज, दैट इज इट वाज प्रिसाइड ओवर बाय द वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये है हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, एक तो है सभा मंडप और एक है महानवी डिब्बा। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से किसकी संज्ञा दी गई है? और ये संज्ञा बेसिकली एक फारस के दूत ने दी थी। तो क्या संज्ञा दी गई थी इसको? धार्मिक भवन, विजय का भवन,
व्यापार का भवन या फिर अनुष्ठानिक भवन। तो बेसिकली इसको संज्ञा किसकी दी गई थी? विजय के भवन की, ठीक है। और किसने दी थी? जहां तक मुझे लगता है अब्दुल रज्जाक या फिर डोमिंगो पेश, दोनों में से कोई एक ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। क्या आंसर बताएंगे? कि सभा मंडप और महानवी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन की जो संज्ञा थी वो किस व्यक्ति ने दी थी? अब्दुल रज्जाक ने या फिर डोमिंगो पेश ने? किसने दी थी? आंसर करेंगे सभी बच्चे। ओके, वेल इंग्लिश में देखेंगे, सभा मंडप एंड महानवी डिब्बा was jointly given the name of whom, that is building of victory. Okay, now क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन सा है कि बंगाल में जमींदार जो हुआ करते थे, ये जमींदार जो दस्तकार होते थे, उनको उनकी सेवाओं के बदले जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार, इन सभी को पैसा नहीं देते थे, बल्कि पूरा पैसा नहीं देते थे। क्या करते थे? थोड़ा डेली बेसिस का कुछ भत्ता दे दिया, खाने के लिए कुछ नकदी वगैरह दे दी, पूरी तरीके से पैसा नहीं। कभी कुछ फसल दे दी, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, कभी कभी कुछ पैसे दे दिए। तो ये व्यवस्था जो थी बंगाल में, जमींदार की व्यवस्था दस्तकारों के लिए, ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो जहां तक मुझे पता है सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, दैट इज जजमानी व्यवस्था। ओके बच्चों, समझ गए? अच्छा, अब देखो इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे किस तरीके से। लिखा हुआ है कि इन बंगाल जमींदार पेड डेली अलाउंस हैं, allowances and cash for food to blacksmiths, carpenters, and given goldsmiths for their services. This was arranged like hospitality. नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी तो कुछ अलग ही हो गया है ना। पहले यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा, परमानेंट अरेंजमेंट के संबंध में, ठीक है, या फिर कह सकते हो जजमानी अरेंजमेंट इस तरह। वेल क्वेश्चन नंबर 8 देखियो, बहुत ही ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रम संबंध में महिलाओं को महत्वपूर्ण क्यों माना गया? देखो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में पूछा गया है श्रम के संबंध में क्यों माना गया। तो पहला, बच्चे पैदा करने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, और डी है सभी। तो बेसिकली जो महिलाएं होती थी श्रम के संबंध में, इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवाए जाते थे इनसे, ठीक है। इनको घर में खाना बनाने के लिए इनको यूज में लाया जाता था, ठीक है। पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मिलाकर चलने के लिए भी ये राजी होती थी, ठीक है, और चलती भी थी मुगल काल के दौरान में। और कई जगह पे इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी के संबंध में। ओके बच्चों, वेल इसी को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में आएगा, why were women considered important for the labor relation? That is option number D, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारे सामने बच्चों, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए हमारा कहता है कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि विजयनगर का युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके नेतृत्व में? रामराय के नेतृत्व में। क्या कहा गया इसको? राक्षसी तागड़ी। दूसरा नाम क्या राक्षसी तागड़ी का? तो तालीकोटा का युद्ध। मैंने एक ही साथ आपको 4 क्वेश्चन समझा दिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये जो युद्ध हुआ था, कारण ये है कि ये जो युद्ध हुआ था इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इनकी संयुक्त सेना ने विजयनगर पर धावा बोल दिया। अंततः विजयनगर की सेना हार गई। बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कथन और जो कारण है वो यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे सर जी, ये वाला हमारा जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये हमारा राइट है। ओके बच्चों, अब इसी को जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे एसेशन ठीक है, रीजन ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ए राइट है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको पहचान करनी है कि उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सती प्रथा की, ठीक है। सती प्रथा यानी कि चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है आपके सामने, आलिब्रोनी, फ्रंसुआ बर्नियर, इब्न बतूता या फिर बुखारन, ठीक है। बेसिकली ये जो कथन है सती प्रथा के संबंध में कि कुछ महिलाएं तो सती होने के लिए अपनी खुशी खुशी सती हो जाती थी, और कुछ नहीं होना चाहती थी तो उन्हें मरने के लिए बाध्य किया जाता। तो ये कथन है बेसिकली बच्चों फ्रांसुआ बर्नियर का। किसका है बच्चों? फ्रांसुआ बर्नियर का। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से, आइडेंटिफाई he wrote the although some women happily embarrassed death, others
वर फोर्स्ड टू डाई। ये कौन कहता है? फ्रांसुआ बर्नियर। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है सर जी कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमने हमारा जो भारतीय संविधान है इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों? 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम निकला था, ये इसका सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, हालांकि ये प्रांतीय चुनाव हो गए, आंदोलन वगैरह ये इसमें शामिल नहीं है, बट आंसर कौन सा है? 1935 का जो जो अधिनियम निकाला गया था, भारत शासन अधिनियम, वो था इसके। ठीक है, तो व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1922। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपका टाइम बेसिस से कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाता चल रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो याद रखिएगा, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। अभी आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि सर जी चारों वर्णों के लिए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो धर्म सूत्र में दिया गया, धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति, या फिर दोनों में ही। यहाँ पे आएगा सर जी चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में दिया गया है। ठीक है सर? हाँ सर जी, समझ में आ गया। अच्छा, द आइडियल लाइवलीहुड फॉर द फोर वर्ण्स इज मेंशन्ड इन दी बोथ थियोलॉजी एंड धर्मशास्त्र। बेसिकली सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे, ये धर्मशास्त्र होना चाहिए था। ओके, हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी गलती। वो एक कहावत सुनी है ना आपने कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती है, तो यहाँ पे भी हो ही जाती है। ठीक है, इंसान ही तो है सर जी, हम भी। वेल 13 की बात करेंगे। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? सभी को इसका आंसर पता होगा, ये है प्राकृत, यानी कि इन विच लैंग्वेज वर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो अभिलेख थे रिटन, दैट इज प्राकृत भाषा। ओके, प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत है। यहाँ पे ये वाली प्राकृतिक नहीं है जो आप समझ जाओ, प्राकृतिक ये नहीं है, ये वाली प्राकृत है। ठीक है ना, कहीं आप मतलब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। वेल क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। बौद्ध धर्म के अलावा मुक्तिदाता की कल्पना किस धर्म में उभरी? हम सभी को पता है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा उभरी थी, जिन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा एक और धर्म था जिसमें ये अवधारणा जो थी वो उभरने लगी थी। तो ये कौन सा धर्म था बच्चों? ये था पौराणिक हिंदू धर्म। ठीक है, जिसमें मुक्तिदाता की कल्पना उभरी, और ये बेसिकली किसके संबंध में था? जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें 10 अवतारों की कल्पना जिसके लिए की गई है, यानी कि भगवान विष्णु के संबंध में। ठीक है ना, तो ये कहानी है। इसी को इंग्लिश में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म इन विच रिलीजन डिड द कॉन्सेप्ट फॉर सेवियर इमर्ज? दैट इज एंशिएंट हिंदुइज्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि ये जो व्यक्ति था ये खुद को अल्लाह कहता था, साथ ही मतलब अल्लाह कहता नहीं था, ये खुद को अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था, और साथ ही ये कहता था कि अल्लाह ने मुझे ये बरकत दी है ताकि मैं करामात करने की शक्ति रखूं। ठीक है ना, तो ये है। तो ये कहा किसने बेसिकली? तो आप सभी को संत बिल्कुल नहीं हो सकता, उलमा, वली या शेख इसमें से हो सकता है। वेल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कथन कहता है वली। ओके, इंग्लिश में देखेंगे। इट claimed itself to be close to Allah and had of the power to perform miracles with the blessing received from him. तो ये कौन कहता है? That is option number C is called Wali. Okay? Well, question number 16 आ गया हमारा। 16 में पूछा गया बच्चों कि जो सांची का स्तूप था इसके संरक्षण में किसका योगदान नहीं था? सबसे पहले शाहजहां बेगम, बिल्कुल ठीक है, इनका योगदान था। सुल्तान जहां बेगम, बिल्कुल ठीक है, इनका योगदान था। जॉन मार्शल, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और एक बेगम थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको अपनी रिपोर्ट दी थी इन्होंने। लेकिन हाँ, कॉलिन मैकेंजी के बारे में कहीं भी इस आपके चैप्टर में ये बात नहीं दी गई। कौन सा गलत हो जाएगा? कॉलिन मैकेंजी का यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं है। Who has not contributed in the conservation of सांची स्तूप? That is option number D, कॉलिन मैकेंजी। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि डैश का उपयोग या फिर किस का उपयोग। ठीक है, तो डैश का उपयोग देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक, देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने को झूला झुलाने के लिए होता था। तो ये बेसिकली किस संबंध में था? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका उपयोग देवी देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक, देवी देवताओं के विवाह, इन सभी के उत्सव मनाना, उनको झूला झुलाना, इसके लिए मंदिर के किस भाग का उपयोग होता था? ठीक है, सभागार का, गोपुरम का, मुख्य देवालय का, या फिर रथगलियों का? इसके लिए होता था बच्चों बेसिकली सभागार का उपयोग होता था। किसका? सभागार का। डैश वाज यूज्ड फॉर स्विंग्स
ideals of gods, music, dance, drama, celebrating the marriage of gods and goodies। ये किस संबंध में होता था? ऑडिटोरियम के बारे में। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में हमें बताना है बच्चों कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा हुई। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत अच्छे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी बच्चों 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया मोहनजोदड़ो की खोज, तो मोहनजोदड़ो जो था, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, जो मोहनजोदड़ो काफी परिपक्व शहर था यहाँ का। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे क्या की थी? घोषणा की थी बेसिकली कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है। ठीक है, और जेम्स कनिंगम, यहाँ पे डेट पे आप मत जाओ, ठीक है, जेम्स कनिंगम का बेसिकली मोहर वाला भ्रम था। अब ये क्वेश्चन भी आएगा इनके मोहर के भ्रम के बारे में। ठीक है, इसमें नहीं, दूसरे पेपर में आएगा बेसिकली। यहाँ पे हमने समझ लिया कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 राखलदास बनर्जी, और 1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज कर दी जॉन मार्शल साहनी ने, सॉरी जॉन मार्शल ने बेसिकली। देन यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन एंड व्हाई whom मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड, पहले हड़प्पा सभ्यता 1921 दयाराम साहनी, और राखलदास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और 1924 में जॉन मार्शल वाली कहानी। ओके, वेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनके आधार पे हमें पढ़ना है और समझना है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों कि 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी गई। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ 18 अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो याद रखेंगे 1801। अब इस सहायक संधि में ये शर्त रखी गई थी कि नवाब अपनी सेना को खत्म कर देगा। ठीक है, इस संधि पे हस्ताक्षर करने वाले को ये कहा गया कि नवाब को अपनी सेना खत्म करनी होगी। साथ ही जो रियासत इस संधि पे सहायक संधि पे हस्ताक्षर करेगी, उसकी रियासत में अंग्रेजों की एक सेना की तैनाती की जाएगी, और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? जो रियासत रहेगी उसकी। ठीक है, दरबार में कई सारे ब्रिटिश जो रेजिडेंट्स रहेंगे वो रहेंगे, और उन्हीं के खिलाफ भी कोई भी शासक जो वो अपना कार्य कर पाए। ठीक है, नवाब अभी भी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं था। ये वाला हमारा कथन गलत है, क्योंकि जब सहायक संधि के अनुसार सेना स्थापित हो गई, ठीक है, उनकी कोई भी निर्णय वगैरह लेना तो रेजिडेंस के अकॉर्डिंग लेना होगा। तो अब यहाँ पे कहाँ रहेगी कानूनी व्यवस्था के बारे में कि जो शासक है, नवाब जो है वो अभी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद पर निर्भर है। अब तो वो पूरी तरीके से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था। ठीक है ना, अब किस पे निर्भर हो गया था? अंग्रेजों पर। तो हम क्या कहेंगे सर जी यहाँ पे कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा कथन सही है। पांचवा जो है ना, ये वाला जो हमारा कथन है, ये वाला, ये गलत है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनिए जल्दी से और बताएं कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए सहायक संधि जो थी वो क्या थी। ठीक है, तो 3 मार्क्स में जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आई होप कि अब आप आसानी से लिख पाओगे कि सहायक संधि क्या थी। दोबारा समझा दूं, देखो बेसिकली सहायक संधि जो थी एक ऐसी संधि थी जिसके तहत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले को जो रियासत रहेगी उसे अपनी सेना खत्म करनी होगी। साथ ही रियासत में अंग्रेजों की एक सेना तैनात की जाएगी, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो भी रियासत की रहेगी। रियासत में वर्तमान जो उसके रियासत यानी राजा के दरबार में जितने ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो मौजूद रहेंगे, तो उन्हीं के सलाह पे ये सारे काम करेगा। साथ ही ये किसी भी जो रियासत रहेगी वो किसी युद्ध में भाग नहीं ले पाएगी। ठीक है, और ना ही तो किसी और के साथ में किसी भी प्रकार की अब कोई जो है वो संधि कर पाएगी। ठीक है, किसी भी तरह की अब कोई संधि नहीं कर पाएगी। एक तरीके से पूरा का पूरा जो भी जिम्मा था वो सरकार, जो अंग्रेज थे, इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सहायक संधि को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ये हमारे सभी के सभी सही हैं, और पांचवा हमारा है गलत। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, वेल आ गया क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सर जी क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस द्वारा रखा गया प्रस्ताव क्या था? दैट मींस जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग कई अधिकारियों ने भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, पार्टियां थी, उनके साथ में एक समिति बुलाई, एक बैठक बुलाई। तो उसमें कांग्रेस ने क्या मत रखा बेसिकली? तो कांग्रेस ने कहा
कहा भैया कि वायसराय सबसे पहले तो अपनी कार्यकारी समिति में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से कि इट वाज अ प्रपोजल बट फॉरवर्ड बाय द कांग्रेस इन टॉक्स विद द किप्स मिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट। ओके बच्चों, कंप्लीट हो गया हमारा ये। देन यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि ब्रिटेन का कौन सा ऐसा शहर है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था उस समय। तो वो कौन सा शहर है बच्चों? उसे कहते हैं मैनचेस्टर। विच ब्रिटिश सिटी वाज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए मैनचेस्टर। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं कि अभी तक जो खंड ए के जो हमने 21 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस किए हैं हर एक क्वेश्चन को, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए। ठीक है, देखो बच्चों, आपका एक पेपर बनाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं और उसके बाद फिर वीडियो भी बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं बस आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, फैला दो ताकि बच्चे भी और भी ज्यादा इससे जुड़े। और इस देखो, जहां तक मुझे लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बीच में बोर नहीं होने देता। ओके, वेल ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट बात। बाकी अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो आधे घंटे में हम सेक्शन बी भी खत्म कर लेंगे। खंड बी है बेसिकली, सेक्शन नंबर बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और 2 में आपको चॉइस मिलेगी, जिसमें पहले ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी को जानने की स्रोत क्या है, और अथवा में है ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति विवर्ण की तरह थी स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब कई बच्चे जो है वो यहाँ पे आर्गुमेंट करेंगे। क्या आर्गुमेंट करेंगे? कि सर जी जो भी हमारा अथवा वाला क्वेश्चन होता है उसमें उसी चैप्टर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आई एग्री विद दैट, मैं इसके साथ में बिल्कुल एग्री हूं। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं। ठीक है ना, एक एक पेपर में। तो मैंने हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे लिए हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो आपका ऑफिशियल पेपर होगा उसमें तो उसी चैप्टर का अथवा आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग टाइप में बनाया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन वो वाले हैं ये। तो 22 के पहले की बात करेंगे, महात्मा गांधी को जानने के क्या क्या स्रोत। तो भैया महात्मा गांधी को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। कौन कौन से सर जी? तो सबसे पहला यहाँ पे है एग्जाम्पल आत्मकथा। ठीक है, बेसिकली आत्मकथाएं क्या होती हैं? आत्मकथाएं हमारे अतीत के उस बेसिकली आत्मकथाएं उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो समृद्ध होते हैं, या फिर जो बेसिकली किसी के स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, जिससे में ये पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा एवं क्या महत्वपूर्ण लगा। हमें पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखक ने क्या नहीं लिखा। देखो बेसिकली महात्मा गांधी जी के बारे में जब हम आत्मकथाएं पढ़ते हैं तो हमें महात्मा गांधी जी के पिछले इतिहास का सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उसका लेखक कौन है। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो लेखक ऐसा हो जो महात्मा गांधी का विपक्षी हो सकता है वो लेखक ऐसा हो जो महात्मा गांधी का पक्ष लेने वाला हो। तो कोई पक्ष लेने वाला होगा बढ़ा चढ़ा के बातें करेगा, जो विपक्षी होगा वो उनको और जगह निगेटिविटी दिखाने की बात करेगा। तो आपको ऐसे ना मतलब डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज पे, आपको अपना स्वतंत्र रूप से सोचना है उस बारे में। ठीक है, तो हमें कई लोगों की आत्मकथाओं से पता चल जाता है, जैसे महात्मा गांधी की खुद की भी कई पुस्तकें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। दूसरा है निजी लेखन या फिर भाषण, जैसे कि हरिजन अखबार में गांधी उन पत्रों को शामिल करते हैं जिन लोगों से उन्हें मिलते थे, तथा भाषणों से भी हमें गांधी जी के बारे में पता चला। दैट मीन्स बेसिकली एक अखबार है हरिजन नामक। तो हरिजन अखबार में गांधी जी उन पत्रों को शामिल करते थे जिसमें वो लोगों जो पत्र उन्हें लोगों से आया करते थे। ठीक है, पोस्ट के द्वारा वट जैसे भी आता, तो उन पत्रों को इसमें शामिल करते थे, लिखते थे बेसिकली। और ये भी देखा गया कि भाषण के समय उन्होंने जो भी अपने विचार दिए, जितने भी लोग इकट्ठे हुए, इनके बारे में भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, जो भी भाषण वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद विभिन्न समाचार पत्र लाइक अंग्रेजी हो गया या फिर कई अन्य भाषाओं में छपने वाले अखबार थे, जो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत थे, तथा ये अखबार गांधी जी की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते थे। यानी कि जब हमने देखा था कि दांडी यात्रा हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन थे,
जिस समय अंग्रेजी माध्यम में छपने वाले अखबार या फिर अन्य भाषाओं के जो अखबार थे, उन्होंने गांधी जी पर कड़ी पैनी नजर रखी। कुछ अखबारों ने तो उनके हर एक आंदोलन का पक्ष लिया, ठीक है, कुछ अखबारों ने तो उनके हर एक आंदोलन का विपक्ष लिया। इवन ये सब भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब विदेशों में भी हुआ। विदेशों में कई सारी ऐसी पत्रिकाएं थी जो महात्मा गांधी को समर्थन दे रही थी, जो महात्मा गांधी को बेसिकली अच्छा नहीं भी बता रही थी, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि विभिन्न समाचार पत्र क्या लिखते थे उसके बारे में, ठीक। फिर आते हैं सरकारी रिकॉर्ड। तो औपनिवेशिक शासक हमेशा से, आप सभी को पता है, इनका एक मकसद यही था कि हम ऐसे तत्वों पर हमेशा नजर रखें जिससे अंग्रेजों को ऐसा लगता हो कि ये हमारे विरुद्ध है, और उसके बारे में ये लिखा करते थे। तथा पुलिस रिपोर्ट में भी हमें गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती। क्यों भाई? क्योंकि जब भी इन्होंने आंदोलन किया, इनको तुरंत ही पकड़ के जेल में डाल देते थे, ठीक है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, जैसे दांडी मार्च 1930 में सफल हुआ तो फिर से इनको जेल में डाल दिया गया था। मतलब हम बहुत तरह से महात्मा गांधी जी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, अब आप इसको इजीली समझ सकते हो, एकदम इजी वे में और एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखेंगे अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन है, ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति भी वर्ण की तरह थी। मतलब क्या है? इसे ब्राह्मणीय सिद्धांत क्या थे? चार वर्ण रहेंगे, ठीक है, जो जन्मेगा जिस वर्ण में उसी हिसाब से उसकी हैसियत होगी। तो क्या जाति भी इसी की तरह थी? ये आपको समझना। बिल्कुल हाँ, जाति भी इसी की तरह थी। कैसे कह सकते हो? बेसिकली ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जैसे वर्ण थे, वर्ण किस पर आधारित थे? जन्म पर आधारित आधारित थे। ठीक उसी तरीके से ये जितनी भी जातियां हुआ करती थी, ये भी किस पे आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। जहां पर वर्ण केवल और केवल कितने थे? चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जातियां जो थी, इनकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं थी, बल्कि ये बहुत सारी जातियां हुआ करती थी, ठीक है। अब जैसे ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसका बहुत जगह सामना हुआ। कैसा सामना हुआ? कुछ लोग जो कि जंगल में रहने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल निषाद हो गए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि व्यवसाय का कार्य करते थे, जैसे स्वर्णकार हो गए, ठीक है। तो इनको हम ब्राह्मणों की ये जो ब्राह्मणीय सिद्धांत, ये जो वर्ण वाली व्यवस्था थी, इसमें हम नहीं रख पा रहे। तो इसीलिए इस जाति का वर्गीकरण किया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका का या फिर एक ही व्यवसाय से जुड़ी होती थी, उन्हें कभी-कभी श्रेणी भी कह दिया जाता था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया भैया कि किस तरीके से जो जाति थी वो भी ब्राह्मणी सिद्धांत पर आधारित थी। एक तो जन्म पर आधारित, ठीक है, वर्ण जहां चार हैं, जाति वहां पे अनिश्चित है, ठीक है। और ये जो वर्ण वाली व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जिन लोगों को स्थान नहीं दिया जा सकता था, उन्हें जाति में वर्गीकरण कर देते थे। जातियों के संबंध में कई सारी जातियां ऐसी थी जो एक ही जैसा कार्य करती थी, एक ही जैसे व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें कभी कभी श्रेणियों के रूप में दर्शा दिया गया है। तो ये कहानी थी बेसिकली कुछ, ओके। वेल, यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। महात्मा गांधी जी को जानने के क्या क्या स्रोत हैं? आत्मकथाएं, निजी लेखन, भाषण, विभिन्न समाचार पत्र, सरकारी रिकॉर्ड। उसके बाद ब्राह्मणी सिद्धांतों में जाति विवरण की तरह किस तरीके से थी, ये आप समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट आर दी सोर्स ऑफ नोइंग महात्मा गांधी? बहुत सारे सोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, पर्सनल राइटिंग्स एंड स्पीच, वेरियस न्यूज़पेपर्स, एंड जो लास्ट है वो है गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस वगैरह के, अनदर जो ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें भी हमें पता चल जाता है गांधी जी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि इन ब्राह्मिकल प्रिंसिपल्स कास्ट वाज आल्सो लाइक अ वन, क्लैरिफाई। बिल्कुल ठीक है, एकदम राइट है ये। इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे आप इसके आंसर को यहाँ से लिख देंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पॉइंट है और इसे इजीली आप यहाँ से लिख पाएंगे, ओके बच्चों। वेल, हमने 7 मिनट में एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 23rd में पूछा गया है बेसिकली, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ना था, स्पष्ट करो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपसे 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है ना, वीएस के बारे में, कि राजा जो थे विजयनगर साम्राज्य के। अच्छा, एक मिनट, दोबारा हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जो शासक थे यहाँ पे, उन्होंने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि देवी देवताओं के संबंध में अपने आप को कैसे जोड़ रखा था, तो ये बताना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन लिख देंगे, वही जो हमारे क्वेश्चन में शासकों द्वारा या फिर विजयनगर साम्राज्य की शासकों द्वारा देवी देवताओं से जोड़ने के लिए अपनाए गए तरीके। एक सेकंड, ये शासक विजयनगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे विजयनगर की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है जो आपका चैप्टर सेकंड है ना, मौर्य साम्राज्य वाला, ठीक है,
उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ के जो शासक थे दक्षिणी भारत के, शायद याद नहीं है मुझे, तो वहाँ के बारे में बात हो रही है। तो क्या क्या वहाँ पे उन्होंने उठाया था, उनके बारे में यहाँ पे समझाना है हमें, ठीक है। ओके, तो हो जाता है कभी कभी, याद रखेंगे इसको। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आप कहीं फिर से कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, वेल, क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था इस बारे में। तो सिंपल सा हमें बताना है भैया कि जो राजा थे, इनके द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए, या फिर ये यूं कह लो कि देवी देवताओं से जोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो राजाओं ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजधर्म के नवीन सिद्धांत, सिक्कों यानी सिक्के वगैरह, मूर्तियां और ईश्वर के साथ में जोड़ने के प्रयास किए। सिंपल सी बात क्या है कि जो राजा थे, इन्होंने अपने आप को जनता में और ऊपर उठाने के लिए, जनता में अपनी छवि को और अच्छा बनाने के लिए कई राजधर्म के नवीन सिद्धांत, नए नए सिद्धांतों को उपयोग किया, ठीक है। सिक्कों को जारी करवाया, मूर्तियों को जारी करवाया, मंदिर वगैरह बनवाए, ठीक है, प्रशस्तियां, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। लिखेंगे आंसर को इस तरीके से। सबसे पहला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक माट माट का एक देव स्थान मिला है, ठीक है। इस देव स्थान पर कुषाण शासकों की हमें विशाल मूर्तियां देखने को मिली है, ठीक है, जहां पे ये लगाई गई थी, ठीक है। और सेम ऐसी ही मूर्तियां जो कि यूपी के मथुरा के जो माट का एक स्थान है, देव स्थान, यहाँ पे मिली है कुषाण की मूर्तियां। ठीक इसी तरीके की मूर्तियां अफगानिस्तान में भी हमें मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शासक भारत में थे और जो शासक उसमें वर्तमान का अफगानिस्तान है, उसमें एक ही था बेसिकली, वहां पे थे। तो इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये दोनों एक ही तरीके को अपना रहे थे, ठीक है। कुषाण जो थे, इन्होंने स्वयं को देवता तुल्य बताने के लिए क्या किया था कि अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधियां भी लगा रखी थी। दैट मीन्स कुषाण शासक जो थे, वो हमेशा ये कहते थे कि हम देव तुल्य हैं, यानी कि हमें देवताओं ने भेजा है तुम पे शासन करने के लिए, ठीक है। और कई ऐसे शासक थे जिन्हें देवपुत्र की उपाधि के नाम से भी बुलाया जाता। कई कवियों ने राजा या फिर स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी। अब कई कई बच्चे कहेंगे सर जी ये प्रशस्तियां क्या होता है। देखो, प्रशस्तियां बेसिकली उस समय काल में जो उनके कवि हुआ करते थे, राजाओं के कवि होते थे, ठीक है। तो उन कवियों के द्वारा राजा की प्रशंसा, राजा की बड़ाई करते हुए जो कविता टाइप में लिखी जाती थी, जो बात वो बोलते थे, उसी को प्रशस्तियां कहते थे। एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से एक प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। अब इसकी रचना की थी हरिसेन ने, जो कि स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः पूर्ण तरीके से यहाँ पे बताया नहीं किताब में, ये बताया गया है कि संभवतः जो गुप्त सम्राट थे, इनके समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ठीक है। और इन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसमें की थी? संस्कृत भाषा में, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके, वेल, जिन्हें नहीं समझ में आया आप दोबारा से रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। वन ऑफ द मीन्स अटेंडिंग हाई स्टेटस बाय किंग्स एंड एसोसिएशन विद वेरियस गुड्स एंड गुडीज, क्लैरिफाई। आइए कर देते क्लैरिफाई एकदम से आसान तरीके से। चलिए पढ़ लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। क्वेश्चन ये है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? दैट मीन्स ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है, इसे विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास की यहाँ पे बात होगी, क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला परिवर्तन ये था, चिंतकों का उद्भव हुआ। देखो, एक तो है कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी सॉरी 600 शताब्दी ईसा पूर्व से, एक सेकंड, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी ईस्वी तक इस तरीके से कुछ है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट था, ये चीज है। लेकिन ये जो है, ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल है, ठीक है। तो इस समय चिंतकों का उद्भव हुआ, कौन कौन से? जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, चीन में युगासी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध। देखो, मुझे पता है कि कई बच्चों को सारे नाम याद नहीं होंगे, तो आप इतना याद रख लो कि क्या हुआ था प्रथम शताब्दी से पूर्व काल में चिंतकों का उद्भव हुआ था। लाइक यूनान में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इनका, और भारत में महावीर बुद्ध आदि लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद में ना आप आदि जरूर लिख देना बस, ठीक। साथ ही इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच में रिश्ते को समझने की कोशिश करने लगे थे। दैट मीन्स जितने भी इंसान थे, आदमी, पुरुष, इन सभी ने क्या किया
कि हम जो इंसान हैं और ये जो विश्व की व्यवस्था है, इसके बीच में क्या रिश्ता है, कैसे हम बंधे हुए हैं, क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी को समझने की उत्कंठा जगी और लोग समझना शुरू कर दिए। गंगा घाटी में नए-नए राज्य और नए-नए शहर उदय होने लगे, इनका निर्माण होने लगा। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरीके के बदलाव जो थे, वो यहाँ पे देखे जाने लगे। ठीक है? उसके बाद एक बेसिकली वेद है जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। तो यदि हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये हमें जानकारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित जो ऋग्वेद है, इससे हमें मिलती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसके लिए? प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के काल। ठीक है? एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेसिकली क्यों माना जाता है? चिंतकों का उद्भव लाइक यूनान में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध आदि। इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच में रिश्ते को समझने की कोशिश। गंगा घाटी में नए शहर उभरने, राज्य उभरने लगे। यहाँ पे नई-नई सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव होने लगे। ऋग्वेद के बारे में जानकारी हमें इसी टाइम पीरियड से मिलती है, तो ये कुछ-कुछ बातें। ठीक है? तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्यों है ये। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाई इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? तो देख लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, नहीं केवल तो डी दिया हुआ है। वेल आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में होना चाहिए आपका 8 मार्क्स, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। एक का आपको इब्न बतूता का परिचय बताना है और उसकी भारत की जो यात्रा थी इसका विवरण आपको लिखना है। ठीक है? देखो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज्यादा ज्यादा 5 से 6 पॉइंट लिखने, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 4 तो लिखने ही। ठीक है? 3 मार्क्स में। 8 मार्क्स में कम से कम 10 से 12 आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे इब्न बतूता के परिचय और उसकी भारत की यात्रा की। तो सबसे पहला जन्म। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियार में हुआ था। ठीक है? अब इसी को आप तोड़ देंगे परिचय के बारे में। पहला पॉइंट, इब्न बतूता की किताब रिहल्ला है। ठीक है? दूसरा पॉइंट, इब्न बतूता का ये जो किताब रिहल्ला है, इसके ये जो वृतांत है, यात्रा वृतांत, जिसे हम रिहल्ला कहते हैं, ये बेसिकली अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है? तो आप ऐसे पार्ट को तोड़ दोगे जब 8 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो सीधा लिखे। ठीक है? बेसिकली इब्न बतूता सबसे पहले भारत नहीं आया। भारत आने से पहले ये और भी अन्य क्षेत्रों की बेसिकली यात्रा करके आया था, जैसे कि मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे महाद्वीप और बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा करके आया था। और ये पहले सीधा कहाँ के जब भारत आया तो सबसे पहले सीधा कहाँ पहुंचा? सबसे पहले ये पहुंचा 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा, पंजाब में सिंध पहुंचा। पंजाब नहीं, बेसिकली पाकिस्तान के सिंध में पहुंचा। वर्तमान में पाकिस्तान है, इसके सिंध में पहुंचा। ठीक है? अब यहाँ पे जब ये सिंध में रह रहा था तो इसने सुना कि दिल्ली के एक सुल्तान है जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है? जो कि बेसिकली काफी ज्यादा ताकतवर थे, साम्राज्य बहुत ज्यादा इनका मजबूत था। तो इसी से प्रभावित होकर ये आया भारत इनके टाइम पीरियड में। और देखो एकदम मजे की बात कि जब ये भारत आया तो सुल्तान तुगलक ने क्या किया, उसे पता चला ये जो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इब्न बतूता की। तो सुल्तान तुगलक ने देखा कि इब्न बतूता तो बहुत ज्यादा बेसिकली एक तरीके से ज्ञानी है, उसको बहुत सारा ज्ञान है। तो उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का न्यायाधीश, ठीक है, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो काजी घोषित कर दिया और वो न्याय वगैरह करने लगा, जैसे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय टाइप में ऐसा कुछ है। ठीक है? तो कई वर्षों के बाद क्या होता है कि सुल्तान के बीच में और इब्न बतूता के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। ठीक है? इसकी वजह से सुल्तान उसे क्या करता है, जेल में डाल देता है। लेकिन होता है ना कि गलतफहमियां कहाँ ज्यादा देर चलती है, वो दूर हो ही जाती है। ठीक है? तो गलतफहमी जब दूर हुई तो फिर दोनों वापस मिले, दोस्त बने। ठीक है? और उसके बाद सुल्तान तुगलक ने ये फैसला किया कि भाई देखो, अब आपको जो आपका पुराना पत्ता काजी, इस पर रहने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करते हैं, हम आपको अपना एक दूत बनाते हैं। ठीक है? और आप हमारे दूत के रूप में चीन जाओ। ठीक है? तो दूत के रूप में इब्न बतूता चीन कब पहुंचा? 1342। और फिर धीरे धीरे करके इसका मन जो था वो यात्राओं से भटकने लगा और अब ये जो था वो 1347 में घर वापस जाने का इसने निश्चय कर लिया। ठीक है? और इसके बीच में आप ये भी लिख सकते हो कि इसको हठीला यात्री क्यों कहते थे। ठीक है? ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो। इसने भारतीय शहरों की विशेषता यहाँ पे लिखी थी, ये भी आप बता सकते हो एक दो पॉइंट में, जब ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाएगा तब। ठीक है? मैं आपको दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे क्वेश्चन ये वाला इब्न बतूता की भारत की यात्रा समझाइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने मार्क्स में,
8 मार्क्स में, तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी 8 के 8 आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आप लिख देंगे। साथ ही इसे हठीला यात्री क्यों कहते थे, ठीक है, इसमें मतलब एक आधा पॉइंट लिखना है यात्री के बारे में, हठीला यात्री, ठीक है, हठीले यात्री के बारे में 1-2 पॉइंट। भारतीय शहरों की इसने क्या-क्या विशेषताएं बताई, उसके बारे में 1-2 पॉइंट। बाजार की 1-2 विशेषताएं, उसका 1-2 पॉइंट, ज्यादा नहीं। टोटल आपके 10 से 11 पॉइंट होने चाहिए। लेकिन जब ये 3 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। अब आप देख लो अपने हिसाब से, कैसे आप अपने मतलब जो भी इजी लगते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लो, ठीक है बच्चों। वेल यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इब्न बतूता एंड द डिटेल्स ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। तो लिखेंगे इस तरीके से, जन्म, पहले कहाँ गया, उसके बाद बाकी की जो बातें हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। और भी इसमें 1-2 पॉइंट है, तो यहाँ से आप इन सभी को इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छी तरीके से। देखो इंग्लिश में मैं क्या करता हूँ कि आपको बस दिखा देता हूँ कि आपका इस तरीके का आंसर, बाकी हिंदी में तो मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है 26। ये आपके जो सिविल का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसमें भी आया था। 1857 के विद्रोह में अफवाहें और भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दैट मीन्स 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसमें अफवाहों ने और जो भविष्यवाणियां फैल रही थी, इसने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई। तो इस संबंध में आपको उदाहरण देते हुए समझाना है कि क्या ये सही है। बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ ये सही है सर जी, बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दो, अरे एमसीक्यू थोड़ी ना जो लॉक कर देंगे, ठीक है। आंसर देखिए बिल्कुल कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारी यहाँ पे अफवाहें थी, जैसे कि जो कारतूस थे, एनफील्ड राइफल के कारतूसों की बेसिकली एक अफवाह थी, आटे वाली अफवाह थी, चपाती वाली अफवाह थी, भविष्यवाणी थी लोटा और खलाशी युद्ध की, ठीक है। और साथ ही ये जो सैनिकों को समुद्र पार भेज रहे थे, ये भी एक अफवाह थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको इस तरीके से इसमें लिखनी होंगी। अब एक एक करके समझते हैं ये सारी थी क्या। अच्छा एक चीज और, इसमें ना एक जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ भविष्यवाणी थी क्या। तो तकरीबन 1757 में, ठीक है, 1757 के आसपास में एक भविष्यवाणी की गई थी। क्या की गई थी कि सर जी, ठीक 100 वर्षों के बाद में अंग्रेज जो रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1757 के आसपास में, एक मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताता, लेकिन आप ये याद रखो कि 1760 का दशक, ठीक है, याद रख लेंगे हम। एक सेकेंड, हम यहां से कर लेंगे 1760 का दशक, ठीक है। 1760 के दशक में एक भविष्यवाणी हुई कि अंग्रेजों का शासन आने वाले 100 वर्षों में खत्म हो जाएगा, लेकिन 1857 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी था कि जो भविष्यवाणी थी वो थी क्या, ठीक है, क्योंकि लिखी नहीं मैंने, लेकिन हाँ याद रखेंगे। अब देखो अफवाहें क्या कहती, सबसे पहली अफवाह थी कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस हैं, इनमें गाय और सुअर की चर्बी से जो है गोलियां ढकी हुई हैं। दैट मीन्स बेसिकली एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है, इससे जब आप मुंह से चबा के चलाओगे, तो इसमें बेसिकली गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू मुस्लिम कोई सी किसी का भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी अफवाह ये थी कि अंग्रेजों ने गाय और सुअर की जो हड्डी है, इसका चूर्ण, यानी कि एक होता है ना कि पाउडर टाइप में, या फिर एक चूर्ण तरीके से, ठीक है, उसको क्या किया है, आटे में मिला दिया है, और जो भी इसे खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों की बात हो रही है। फिर चपाती वाला आ गया कि उत्तर भारत के कई ऐसे सारे हिस्से देखी गई जहां से ये रिपोर्ट आई कि गांव गांव में चपातियां बांटी जा रही हैं, और एक ही व्यक्ति 4 चपाती लेता है और उसे देता है और कहता है कि अब तुम 4 चपाती और बनाओ, फिर और आगे भेजो, मतलब कुछ ऐसी चल रही थी यहाँ पे अफवाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोटा खलासी वाला मुद्दा आ जाएगा। कैसा भैया, ये था कि निचली जाति का एक खलासी था, ठीक है, उसने ब्राह्मणी सिपाही से कहा कि मुझे पानी पिला दो, ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मणी सिपाही था, इसने अपने पानी के कंटेनर से उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। तो सिपाही ने उसे ये कहते हुए कि अपना कंटेनर देने से इनकार कर दिया कि निचली जाति के जो देखो, निचली जाति के हो तुम, यानी कि जो खलासी था बेसिकली, तुम निचली जाति के हो, इसीलिए हम तुम्हें नहीं देंगे अपना पानी, क्योंकि तुम छुओगे हमारे बर्तन को, पानी छुओगे तो ये दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी निचली जाति के लोग थे, इनको गुस्सा आया, ये भड़क गए भैया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया सैनिकों को समुद्र पार भेजना। बेसिकली देखो, जितने भी भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की फौज में भर्ती थे, उनको ये नहीं पता था
कि यदि हम काम करते हुए अपने देश के समुद्र के पार चले जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जा रहे थे, तो इसी वजह से उनके माता पिता और खुद जो जितने भी सैनिक थे और जो भी छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर थे जो कि भारत की आजादी चाहते थे, वो सभी के सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो इस तरीके से इन अफवाहों ने, इन भविष्यवाणियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई 1857 के विद्रोह में। देखो, आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन एक बेस्ट वे क्या हो सकता है समझाने का, वो यहाँ पे मुझे लगता है यही है। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में देखेंगे, रूमर्स यानी कि अफवाहें, रूमर्स यानी प्रेडिक्शंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ विद एग्जांपल। तो एक वो 100 साल वाली वो जो बात मैंने बताई वो लिखेंगे, फिर एनफील्ड राइफल्स की जो बात है कारतूस की वो लिख देंगे, फ्लोर की बात लिख देंगे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, यानी कि आटा वगैरह की जो बात थी। यहाँ पे चपाती वाली बात लिख देंगे, लोटा खलासी इश्यू की बात कर देंगे, सेंडिंग सोल्जर्स अक्रॉस सीज, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आ गया होगा। वेल 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया है कि मुगल कालीन समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत, इसके बीच में एक सीधा रिश्ता है, समझाइए। बेसिकली देखो, सिंपल सा मैं ये बताना है कि जो मुगल कालीन समाज था, इसमें निचले तबकों की जो जातियां थी और जो गरीब लोग थे और बेसिकली जो सामाजिक हैसियत थी, इसके बीच में एक रिश्ता होता था। दैट मीन्स मुगल कालीन समाज में चाहे जाति हो, कोई भी गरीब गरीब हो, ठीक है, अमीर गरीब, इन सभी के बीच में एक रिश्ता होता था। वो रिश्ता कैसा था, ये हमें समझना। बेसिकली इसका आंसर किसी वैसे नहीं कि आपको टॉपिक्स वाइज मिल जाएगा। बेसिक इसका आंसर जो है वो एक ग्रंथ के अनुसार, एक किताब के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल, मुगल कालीन समाज में जाति, इस यही यही पॉइंट है ना हमारा, यही पॉइंट है ना कि भैया मुगल कालीन समाज में जमात, जाति, हैसियत और वो जो एक पॉइंट है वो बताना है। तो आइए समझ लीजिए। बेसिकली हमें 17वीं शताब्दी में मारवाड़ से लिखी एक किताब मिली है, ठीक है। अब इस किताबों में राजपूतों की चर्चा की गई किसानों के रूप में, ठीक है ना। यहां से समझते चलिएगा। बेसिकली 17वीं शताब्दी में मारवाड़ से हमें एक किताब मिली, इस किताबों में राजपूतों की चर्चा की गई और वो भी किस रूप में, किसानों के रूप में। अब इसी किताब के अनुसार जो जाट थे ये भी किसान थे, ठीक है, यानी कि राजपूत भी किसान है और जाट भी किसान है। लेकिन यहाँ पे जो जाति व्यवस्था थी उसकी उनकी जगह में राजपूतों के मुकाबले नीची थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो जाट किसान थे, ये इनका जो स्तर था किसानों के मामले में वो नीचे था। खेतों की जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कर्मों में लगे होते थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। दैट मीन्स ऐसे लोग जो खेती में जुताई वगैरह करते थे, ये बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बेसिकली ये जाट वगैरह हो गए, ठीक है, जाट किसान हो गए, राजपूत किसान हो गए, ये क्या मानते थे, ये नीच हैं और इन्हें केवल नीच समझे जाने वाले कामों में लगाए जाते थे या फिर अपने अपने खेतों में मजदूरी करवाए जाते, ठीक है। यहाँ पे एक समुदाय है, मुसलमान समुदाय, इसमें हलाल खुरान ये समुदाय है, ठीक है, मुसलमानों में समुदाय है बेसिकली हलाल खुरान। इनको बेसिकली नीच कामों से जुड़े नीच कामों से जुड़े समूह को गांव की हदों के बाहर रहना होता। दैट मीन्स ये जो मुसलमान समुदाय था, धर्म था, इसमें लोग हुआ करते थे हलाल खुरान, तो इन लोगों को बेसिकली नीच समझा जाता था, ये लोग नीच काम करते थे, इसीलिए इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो पशुपालन, बागवानी, इसको बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर, माली, ऐसी बहुत सारी जातियां जो थी वो उभरने लगी थी। पूर्वी इलाके में पशुपालक, मछुआरी जातियां और भी बहुत सारे जाति के किसान वगैरह ये जो थे वो आगे आगे और भी ज्यादा मजबूत होने लगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट होगा शायद बच्चों को, है ना। चलिए दोबारा समझा देता हूँ। देखो, मुगल कालीन समाज में जाति, तो 17वीं शताब्दी से मारवाड़ से हमें किताब मिली है जिस किताबों में राजपूत भी किसान है और जाट जो है ये भी किसान है। लेकिन इस किताब में जो जाति व्यवस्था बताई गई है उसमें ये कहा गया है कि राजपूतों का स्थान थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, और जाट किसान जो थे वो थोड़े कम थे। अब ये चाहे जाट किसान हो चाहे राजपूत किसान हो, ये जितने भी किसान थे ये बेसिकली खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको ये लोग नीच मानते थे और फिर उन्हें अपनी खेती में मजदूरी पे रख लिया करते थे, ठीक है। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान, इन्हें बेसिकली नीच कामों से जुड़ा हुआ मानते थे, तो इसीलिए इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ा। अब ये जब कुछ सब कुछ हो रहा था
तो ऐसे में पशुपालन बढ़ने की वजह से और खेती और अधिक ज्यादा करने की वजह से बहुत सारी जातियां लाइक अहीर, गुज्जर, माली ये और तेजी से उभरी। तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जातियां और भी अस्तित्व में आ गई। पूर्वी इलाके में पशुपालक और मछुआरी जातियां ये सभी जो थी और ज्यादा मजबूत होने लगी और नई नई अस्तित्व में भी आने लगी। ठीक है, तो ये है हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के आंसर के। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि मुगलकालीन समाज में जाति का ये जो आपका पार्ट था ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है कि भैया संत कवित्री मीराबाई जी के द्वारा समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किस प्रकार किया गया, स्पष्ट करो। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है कि मीराबाई जी के द्वारा समाज में जो मान्यताएं फैली हुई थी इनका कैसे उल्लंघन किया इन्होंने, ये आपको समझना। आइए सर ये समझते हैं। आंसर लिखेंगे कि मीराबाई जी के द्वारा समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन। सबसे पहला देखो, ये था कि कोई भी महिला भक्ति संत नहीं बन सकती, लेकिन मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति मानकर उनकी भक्ति की, यानी कि ये भक्ति संत बन गई। तो सबसे पहला क्या आलोचना की इन्होंने, किसका विरोध किया, जाति प्रथा में जो मान्यताएं थी कि महिला भक्त नहीं बन सकती, इसका विरोध किया। दूसरा, मीराबाई जी ने विरोध किया जो पति की आज्ञा और माँ और पत्नी की जो परंपरागत दायित्व होते हैं इनको मानने से मना। तो मतलब क्या है कि एक नियम होता है कि जब शादी हो जाएगी किसी स्त्री की, तो जब वो पुरुष के घर जाएगी तो उसे पति की जितनी पति की आज्ञा माननी होगी, माता और पत्नी के जो दायित्व है वो उसे निभाने पड़े। ठीक है, लेकिन मीराबाई जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली मीराबाई जी के जो ससुराल वाले थे, ठीक है, उन्होंने इन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन आपने सुना होगा कि मीराबाई जी ने ये जहर पिया भी, ठीक है, तो भी उनके कंठ से जहर नहीं बल्कि पानी नीचे गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके कंठ से जहर अपने कंठ में धारण कर लिया। ये कहानी है बेसिकली मीराबाई जी के बारे में। ठीक है, और यही बात थी। तो जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई जी इससे बच गई। ठीक है, क्योंकि जहर जो था वो बेसिकली श्री कृष्ण के कंठ में चला गया था। तो इसी वजह से मीराबाई जी राजभवन से निकलकर भागने में सफल हुई और वो एक गायिका बन गई और जगह जगह जाती रही, घूमती रही गलियों में और श्री कृष्ण के गीत वगैरह गाती रही। मीराबाई जी ने राजमहल का ऐश्वर्य त्याग दिया, जो भी राजसी वस्त्र वगैरह थे ये सभी त्याग दिए। अब विधवा के सफेद वस्त्र उसने धारण कर लिए। ठीक है, और एक सन्यासी की जिंदगी उसने बितानी शुरू कर दी। जातिवादी परंपरा का विरोध, बेसिकली मीराबाई जी ने अपना गुरु चुना रैदास को। ठीक है, रैदास बेसिकली कौन थे, तो ये जाति से चरमकार यानी कि चमड़े का काम करने वाले, जैसे चांडाल थे ना वैसे ये भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चल गया हमको कि हाँ, मीराबाई जी ने जाति परंपरा में जो एक चीज फैली थी कि चरमकार कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मीराबाई जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने अपना गुरु चरमकार चरमकार जाति के रैदास को चुना। मीराबाई जी ने अपने अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे गीतों की रचना की और इन गीतों के माध्यम से अपने प्रेमी, अपने पति, अपने प्रभु लाइक श्री कृष्ण, इनके गीतों की रचना करते हुए, रचना इन्होंने नहीं की बेसिकली, ये गाती चली गई थी, रचना तो बाद में हुई है। ठीक है, और इनके जो गीत थे वो खास तौर से वर्तमान में गुजरात और राजस्थान, हम सभी को पता है मेवाड़, मारवाड़, इन्हीं संबंध में इनकी पूरी कहानी चली है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान के कई सारे गरीब लोगों के द्वारा जिन्हें नीच समझा जाता था, ठीक है, वो इनके गानों को गाते हैं। और आज भी जब आप किसी श्री कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो वहां पे मीराबाई जी की फोटो ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मीराबाई जी उनके लिए एक बहुत बड़ी उनकी भक्त कह सकते हैं, प्रेमिका कह सकते हैं, जैसे राधा रानी थी, तो वही चीज है ऐसे। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ पॉइंट थे यहाँ पे, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आप दोबारा चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पे। तो इंग्लिश में दिया हुआ है बच्चों, देयर वाज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस इन द लोअर स्टार्टा ऑफ मुगल सोसाइटी। एक्सप्लेन। तो कास्ट इन मुगल सोसाइटी, हाउ विल यू एक्सप्लेन? लाइक दिस आंसर यू कैन सी एंड रीड। ओके, जैसे आप पढ़ सकते हैं इजीली इसको पूरा का पूरा कंप्लीटली। अब जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, उसको देखते हैं। तो अथवा में दिया गया बच्चों कि हाउ डिड सेंट प्रोटेस्ट मीराबाई वायलेट द प्रिवेलिंग बिलीव्स इन द सोसाइटी। एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही था।
ऐसा ही था जैसा अभी हमने पढ़ा। हाँ हाँ, ये देखिए, ये रहा आंसर सर जी, मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर ये लिख सकते हैं। ओके वेल, 1 घंटे का वीडियो हमारा हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा जो पेपर था वो भी हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों पिछले लगभग 1 घंटे के आसपास आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 5th था, आई होप आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और इसमें मैंने आपको 21 MCQ समझा दिए खंड खा के। ठीक है, खंड खा के आपके जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, टोटल 6, ये आपको मैंने समझा दिए। अब जो इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो होगी, 5वें के पार्ट 2 की, इसमें आपको हम 8 नंबर के आपके जो क्वेश्चन थे यानी कि खंड गा समझाएंगे। ठीक है, 4 नंबर के आपके जो 3 क्वेश्चन थे यानी कि खंड घा, और 5 नंबर का आपका जो मैप है बच्चों यानी कि 5वां खंड, इसको समझाएंगे। तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप जाके जरूर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस को बनाते रहने के लिए। ठीक है, तो लाइक जरूर किया कीजिए बच्चों। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं कि हाँ सर जी, जो आपने क्वेश्चन बताए, जिस तरीके से आपने हमारी प्रैक्टिस करवाई, हमारी प्रिपरेशन करवाई, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है। कमेंट करके जरूर से बताएं बच्चों। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसे ऑल पे जरूर से सेट कर देना। चलो बच्चों, वीडियो को एंड करते हैं।